देश में जब अंग्रेजों द्वारा चार्टर अधिनियम आए थे, तो उन चार्टर अधिनियम के बाद में हमारे देश में क्रांति आ गई थी। अब वो थी, हमारे देश में जो क्रांति आई थी 1857 की क्रांति। 1857 क्रांति को ब्रिटेन को झकझोर के रख दिया था। यानी ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था थी भारत में, वो पूरी तरह टूट चुकी थी अधिक से अधिक। अगर उसको संगठित किया जाता तो कहा जाता है कि देश उस समय आजाद हो सकता था। तो उसी तरह से जब हमारे देश में 1857 क्रांति आई, तो 1857 क्रांति के बाद में ब्रिटेन की शासन हिल गए थे। तो उस शासन व्यवस्था को पुनः बनाए रखने के लिए महारानी विक्टोरिया ने एक अधिकार पत्र जारी किया, और उस अधिकार पत्र के में और बहुत सारे यहाँ पर कुछ दोष थे, उनको सुधारने के लिए, जैसे हड़प नीति अपनाई गई थी, उस हड़प नीति को समाप्त करने के लिए, तो उन सभी व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए एक नया अधिनियम आया, और पूरी एक नई व्यवस्था से पूरा शासन व्यवस्था चलाने के लिए शब्द ही लाया गया, भारत शासन अधिनियम। कौन सा शब्द लाया गया? भारत शासन अधिनियम लाया गया। और भारत शासन अधिनियम आया 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 में क्रांति हुई थी, और भारत शासन अधिनियम 1858 आया। लेकिन उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, 1857 की क्रांति में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पाम स्टर्न थे। कौन थे? पाम स्टर्न थे। याद रखना, 1857 में 1857 में जब 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय ब्रिटेन के अगर कहा जाए प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पाम स्टर्न। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पाम स्टर्न थे। लेकिन पाम स्टर्न एक विधेयक लेकर आए थे, यही विधेयक भारत शासन अधिनियम विधेयक लेकर आए 1858 का। लेकिन इनकी एक सरकार गिर चुकी थी। इन्होंने सरकार गिर चुकी, यानी इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र देने के बाद में 1857 की क्रांति में थे तो पाम स्टर्न ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, लेकिन जब भारत शासन अधिनियम आया, उस समय वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं रहे। तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बन गए थे? तो याद रखना, डर्बी बने थे। कौन बनेंगे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, नए प्रधानमंत्री बने लॉर्ड डर्बी बने। और इन्होंने, लॉर्ड डर्बी ने एक अधिनियम, उसी अधिनियम को जो फेल हो गया था, उस अधिनियम को पुनः लेके आए, भारत शासन अधिनियम 1858 लेके आए। इस भारत शासन अधिनियम 1858 में महारानी विक्टोरिया ने पूर्णतः अनुमति कब दी? तो वो पूर्णतः अनुमति दी थी 2 अगस्त 1858 को। 2 अगस्त 1858 को जब महारानी विक्टोरिया ने इसको पूर्णतः अनुमति दे दी, पूर्णतः अनुमति का मतलब है उन्होंने सहमत हो गए कि भारत में एक ऐसा अधिनियम आना चाहिए जो भारत में शासन व्यवस्था जो बिगड़ी है उसको सुधारा जाए। और उस शासन व्यवस्था को सुधारने के लिए महारानी विक्टोरिया ने एक अपना घोषणा पत्र भेजा, भारत में घोषणा पत्र भेजा। जब उस घोषणा पत्र को पढ़ा गया, और वो घोषणा पत्र, क्वेश्चन आता है वो घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया, तो याद रखेंगे उस घोषणा पत्र को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया। उस घोषणा पत्र को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था, और उसे 1 नवंबर 1858 को पढ़ा गया। किसने पढ़ा? तो याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा। किसने पढ़ा? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। जब उन्होंने गवर्नर जनरल थे उस समय, और उन्होंने यह पत्र पढ़ा, और पत्र के माध्यम से ही एक शब्द और आया, जो गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था, वो पद अब समाप्त करके अब वायसराय का पद कर दिया गया। तो इस घोषणा पत्र में यह भी लिखा था, और इस घोषणा पत्र के माध्यम से अब भारत सरकार का जो भारत में शासन करने की व्यवस्था थी, उसमें गवर्नर जनरल के स्थान पर अब वायसराय का पद आ गया। जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, वो ब्रिटेन की संसद के प्रति प्रतिनिधित्व करते थे। यानी जो भी काम होते थे, ब्रिटेन की संसद को अपनी बात बताया करते थे। लेकिन क्या हुआ, जब वायसराय का पद बन गया, तो ब्रिटेन की संसद में ना होकर ब्रिटेन के क्राउन, ब्रिटेन का क्राउन मतलब राजा, और ब्रिटेन का क्राउन यानी राजा का मतलब महारानी विक्टोरिया। तो गवर्नर जनरल संसद के प्रति उत्तरदायी था। जो ब्रिटेन में जो भारत का जो गवर्नर जनरल था, भारत का जो गवर्नर जनरल था, ये संसद के प्रति, ब्रिटेन की संसद के प्रति, संसद के प्रति उत्तरदायी था। ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी था। लेकिन जो वायसराय आ गया, जो वायसराय का पद आया, जो वायसराय का जो पद आया, ये वायसराय का पद ब्रिटिश क्राउन के उत्तरदायी हो गया। किसके हो गया? ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी था।
इन दोनों में अंतर इतना था। इसका मतलब है जो गवर्नर जनरल था वो अपनी भारत में पूरी व्यवस्था को रिपोर्ट संसद में देता था, लेकिन जो वायसराय था वो अपनी रिपोर्ट किसको देने लगा? ब्रिटिश क्राउन को, यानी महारानी विक्टोरिया को। और महारानी विक्टोरिया को जब ये देने लगा, उस आधार पर इसको एक पद दिया गया। तो उस तरह से क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? तो कैनिंग बने थे। भारत का प्रथम वायसराय कौन बना था? तो याद रखेंगे, कैनिंग बने थे। तो इस तरह से भारत का वायसराय यानी पूरी व्यवस्था समाप्त की गई। और भी बहुत सारी हड़प नीति थी जो 1857 की क्रांति का कारण था। शासन में जो उत्तरदायी के रूप में, जब दत्तक पुत्र के रूप में ले लेते थे और उस पुत्र को ना बैठालकर ब्रिटेन, अगर जब तक वो रहेंगे तब तक वो शासन करेंगे, इसके बाद उनकी कोई संतान नहीं होगी तो उस शासन व्यवस्था को अंग्रेज छीन लेंगे। यह व्यवस्था भी समाप्त की गई। अगर किसी के दत्तक पुत्र नहीं है तो भी वो शासन कर सकता है। तो इस तरह से व्यवस्था भी समाप्त की गई भारत में, और जिस तरह से पहले था उसी तरह से चलने लगा। और वो भी दत्तक पुत्र रखकर अपना शासन करते रहे, भारत के राजा थे। इस तरह से शासन व्यवस्था स्टार्ट हुई तो वायसराय बन गया। इसके बाद में भारत में जो पिट्स इंडिया एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से, जो पिट्स इंडिया एक्ट था उस समय 1884 में जब पिट्स इंडिया एक्ट आया था, 1784 में जब पिट्स इंडिया एक्ट आया था, तो उस समय दो शब्द आए थे। एक आया था निदेशक मंडल और नियंत्रण मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी। इन दोनों पद को सृजन किया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी को सृजन किया गया था। लेकिन जब ये अधिनियम आया, इस अधिनियम के बारे में इसमें क्या हुआ? निर्देशक मंडल या नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी दोनों को समाप्त कर दिया गया। और ये शासन व्यवस्था जो करते थे, नियंत्रण करते थे, वह सब नियंत्रण किसके हाथ में दे दिया गया? जो भारत का जो सचिव हुआ करता था उसके हाथ में यह व्यवस्था दे दी गई। यानी भारत शासन की, जो भारत शासन का संचालन करेगा अब वो कौन करेगा? वो भारत का सचिव करेगा। अब ये व्यवस्था आ गई। इस तरह से ये शासन व्यवस्था आई। और अगला अधिनियम अभी हम लोग देखेंगे 1851। तो सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आगे हम लोग देखते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा था अभी भारत शासन अधिनियम 1858। अब हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1861 की बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1861 में क्या हुआ था? तो इसमें जो भारत में सबसे पहला बजट की व्यवस्था जो आई थी, बजट कैसे पेश करेंगे, तो जेम्स विल्सन ने सबसे पहले बजट पेश किया था। तो इसी अधिनियम के अंतर्गत 1861 में ही जेम्स विल्सन ने भारत का बजट प्रस्तुत किया था। जेम्स विल्सन ने भारत का क्या किया? बजट प्रस्तुत किया था। और इसी अधिनियम के में भारत की संविधान को, यानी भारतीय जो संविधान वर्तमान बना, यहाँ से लक्षण कुछ झलकना शुरू हो गए। भारतीय संविधान में यहाँ पर कह सकते हैं बिल्कुल लक्षण दिखने लगे थे, थोड़े बहुत दिखने लगे थे। तो अगर हम बात करें कौन कौन से थे, क्या क्या लक्षण थे, यहाँ पर भारतीयों को कुछ हिस्सेदारी मिल गई थी। भारतीयों क्या हो गई थी? कुछ हिस्सेदारी हो गई थी। अब भारतीयों की हिस्सेदारी का मतलब समझ सकते हैं कि अगर कोई काम हो रहा है उसमें भारत को प्रवेश करना। कोई भी ये अधिनियम लेके आएंगे, कुछ थोड़ा बहुत कार्य करेंगे विधानसभा, विधान परिषद में, तो उस विधान परिषद में भारतीयों की थोड़ी बहुत हिस्सेदारी हो गई थी। तो नियम बनना, इस तरह से ये कुछ लचीला हो गया था। लचीला होने के कारण इसके लिए एक शब्द आया, यह सहयोग की नीति और उदार निरंकुशता। यानी जो निरंकुशता थी उसमें कुछ उदारता है, जो इनकी निरंकुशता थी उसमें क्या आ गई? उदारता आ गई। और भारतीयों को कुछ प्रवेश मिला। क्यों मिला? क्योंकि भारतीयों को शासन में भागीदारी बढ़ना शुरू हो गई थी। इसमें भारतीयों क्या थी? भागीदारी थी, ऐसी भागीदारी जिसमें ये लोग हिस्सा ले सके, अपनी बात को थोड़ा बहुत रख सके, उसकी हिस्सेदारी बढ़ गई थी। इस तरह से ये निरंकुश तो था लेकिन उदारवादी हो गया था। थोड़ा कैसा हो गया था? उदार। क्यों हो गया था वो मैंने बता दिया। शासन के लिए इसी शासन व्यवस्था, इसी अधिनियम के अंतर्गत जो वायसराय थे कैनिंग ने जो विभाग थे उन विभागों को विभाजन करना शुरू कर दिया। तो कहा जाता है मंत्रिमंडलीय विभाग के जनकदाता कौन है? तो कैनिंग है। मंत्रिमंडलीय अगर कहा जाए विभाग, जो वर्तमान में आप देखते हैं, वित्त विभाग हुआ, और रक्षा विभाग हुआ, गृह विभाग हुआ, ये मंत्रालय जो बांटे गए, ये सब यहीं से नीति आई, यही से हम लोगों ने सीखा और वही हम लोगों ने संविधान में अपना रखा था।
तो यहाँ से क्या हुआ, तो केनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली शुरू की, जिससे क्या कहा गया, और ये किसकी बात आ गई, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की बात आ गई। मंत्रिमंडल में यही तो होता है, मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, उन्हीं मंत्रियों की बात होती है। तो वो मंत्रियों की व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ सीखी, इसीलिए कहा जाता है भारत के संविधान की कुछ लक्षण यहाँ से झलकना शुरू हो गए थे। अगली बात करें, जो यहाँ पर वायसराय का जो विधानमंडल था, वो वायसराय का विधानमंडल जो था, जो भी विधानमंडल था विधान परिषद के रूप में, वहां पर जो वायसराय हुआ करता था उसे अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल गया था। किसका अधिकार मिला था, अध्यादेश। वो किसके गैर अनुमति से, मंत्रिमंडल अगर चाहे अध्यादेश जारी नहीं करना है तो उसकी अनुमति नहीं चाहिए, बगैर मंत्रिमंडल के बगैर ही जो वायसराय हुआ करता था वो वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता था। कब जारी करेगा, किसी संकट के समय। कब, किसी संकट के समय, संकटकालीन कोई स्थिति आ जाए तब ये अध्यादेश जारी किया जाएगा। तो ये बात बताई गई। इसके बाद में जो विधानमंडल या विधान परिषद की व्यवस्था चली आ रही थी, उसी विधान परिषद की व्यवस्था का और विस्तार किया गया, और विस्तार करते हुए वहां पंजाब में, बंगाल में और उत्तर पश्चिमी प्रांत में विधान परिषद का गठन किया गया। उत्तर परिषद में विधान परिषद अगर कहा जाए, बंगाल में विधान परिषद 62 में स्थापित की गई। इसके बाद उत्तर पश्चिम प्रांत में जो उत्तरी पश्चिमी सीमांत जो क्षेत्र था इनके लिए, उसको वहां पर परिषद कब स्थापित की गई, 1886 में। इसके बाद में पंजाब में कब की गई, 1897 में विधान परिषद की स्थापना हो गई थी। इस तरह से विधान परिषद बनना शुरू हो गई थी, और जब देश आजाद होते होते विभिन्न राज्यों में विधान परिषदों का निर्माण होता गया था। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, मैंने कहा ना, जब उदारता आएगी तो यहाँ पर विकेंद्रीकरण की नीति अपनाएगी। विकेंद्रीकरण का मतलब है, जिसे आप, मैंने बताया ना, विभागीय प्रणाली की शुरुआत होगी, विभाग बांट दिए गए। तो यहाँ पर एक व्यक्ति केंद्रित नहीं रहा, शासन व्यवस्था एक व्यक्ति के हाथ में ना रह के अब यह शासन व्यवस्था विभिन्न लोगों के हाथ में पहुंच चुकी थी। तो उस तरह से कह सकते हैं यह विकेंद्रीकरण की नीति अपनाने वाला अधिनियम था। विकेंद्रीकरण की नीति, तो मैंने इसीलिए तो कहा इसमें भारतीय संविधान के कुछ लक्षण दिखने लगे थे। इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था जो कार्य, यानी केंद्रीय कार्यकारी जो सदस्य थे, केंद्रीय कार्यकारी जो प्रणाली थी, उसमें चौथा सदस्य शामिल किया गया था, और विधि सदस्य के रूप में, विधि यानी कह सकते हैं विधि आयोग के रूप, विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से एक पांचवा सदस्य शामिल किया गया, और उसे विधि वेत्ता के रूप में, यानी विधि की जानकारी वो रखता हो, उसके लिए इसे नियुक्त किया गया। तो ये क्यों नियुक्त किया गया, क्योंकि जितने भी काम होते हैं वो विधि से ही काम हो, व्यवस्थित काम हो, उसके लिए ऐसा किया गया। तो चौथा सदस्य आ गया। इसके बाद अगला अधिनियम आएगा, उस अधिनियम की भी हम लोग बात करेंगे।